गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको फंक्शंस एंड ग्राफ फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको अलजेब्राइक फंक्शंस और उसके ग्राफ के टेक्निक्स बताए। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके ग्राफ कवर करने जा रहा हूँ। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है कर्व ट्रेसिंग टेक्निक, वो बीएससी और बीटेक लेवल का है, लेकिन उसको सीख लेने के बाद किसी भी ग्राफ को स्केच करने या ड्रा करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और उसे सीखना पड़ेगा, मैं आपको सिखा दूंगा, थोड़ा फोकस रहना। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला होता है साइन कर्व। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल से साइन बी एक्स, वेर ए एंड बी बोथ आर सपोज टू बी पॉजिटिव कांस्टेंट। साइन थीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि साइन थीटा फंक्शन दैट इज साइन बी एक्स ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to +1। ये ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 to +1, मतलब इस रेंज के बियॉन्ड इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर मैं इसको y लिखता हूँ और ये क्वांटिटी ऑसिलेट करती है बिटवीन -1 to +1, तो ये से मल्टीप्लाई करने पर y ऑसिलेट करेगा बिटवीन -a to +a। कुछ वैल्यूज निकालते हैं। इफ x इज 0, सो पुट हियर 0, sin 0 0, y 0। इट मीन्स ये जो फंक्शन होगा, ये कर्व होगा, वो ओरिजिन से पास जरूर करेगा। देन अनदर वैल्यू इफ x इक्वल्स π/2b, तो b को x में मल्टीप्लाई करोगे, देन bx कम्स आउट π/2। अब यहाँ पे अगर π/2 पुट करते हो तो y की वैल्यू आता है a sin π/2 एंड sin π/2 इज +1, देन y इक्वल्स +a। इससे ये पता चलता है जब x की वैल्यू π/2b होगी तो y की वैल्यू +a होगी। सिमिलरली when x equals π/b, then bx equals π। यहाँ bx की जगह पे पाई रखोगे, साइन पाई 0 होता है तो y की वैल्यू 0 आएगी। अब ये जो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे निकाली है उसको मैं ग्राफ में शो करने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। और पहले सिखा चुका हूँ कि y विल ऑसिलेट बिटवीन -a to +a। सो -a पर एक सुटेबल गाइडलाइन बना दो, +a हाइट पर एक सुटेबल गाइडलाइन बना दो। y की वैल्यू इसके बियॉन्ड नहीं होगी, ना तो इससे ऊपर होगा ना इससे नीचे होगा। y की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कुछ पॉइंट निकाले थे कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 होगा, तो एक पॉइंट यहाँ मार्क करो। फिर जब x की वैल्यू π/2b होगा तो y की वैल्यू +a होगा, तो एक पॉइंट यहाँ मार्क करो। फिर जब x की वैल्यू π/b होगा तो y की वैल्यू 0 होगा, ऊपर मैंने करके दिखाया है, एक पॉइंट यहाँ मार्क करो। ये 3 पॉइंट को लेते हुए इस तरह का एक स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व बना दो। तुम सोच रहे होगे कि स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व ही क्यों बनेगा, ये 3 पॉइंट ज्वाइन करना है तो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन से क्यों ना मिला दूँ, ओरिजिन को ऐसे मिला दूँ, फिर इस पीक वाले पॉइंट को ऐसे मिला दूँ। बच्चों, इसका रूल ये होता है कि हम लोग x की और भी सारी छोटी छोटी वैल्यूज़ इन दोनों के बीच में ले सकते हैं, कि यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अगर x की बहुत करीब करीब वैल्यू ले जाए, कैलकुलेटर इस्तेमाल करके y की वैल्यू निकाली जाए, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो जो पॉइंट हमारे ग्राफ पेपर पे आएंगे उन सभी पॉइंट को अगर ज्वाइन करा जाए फ्री हैंड से तो ये कर्व लीनियर ही आता है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं आता। तो बेसिक आइडिया तो वही है जो क्लास 7th में पढ़ते हो कि एक्स वाई की टेबल बनाकर ग्राफ पेपर पे ढेर सारे पॉइंट मार्क कर लो, सबको फ्री हैंड से ज्वाइन कर लो,
तो ये स्मूथ कर्व अपने आप दिख जाएगा। तो ये तो बेसिक आइडिया वही है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग इक्वल इंटरवल पे पॉइंट मार्क करें, जैसे सबसे छोटा इंटरवल π/2b, उसका डबल π/b, उसका ट्रिपल 3π/2b, उसका 4 टाइम्स 2π/b, उसका 5 टाइम्स 5π/2b, उसका 6 टाइम्स 3π/b, उसका 7 टाइम्स 7π/2b, उसका 8 टाइम्स 4π/b। अगर इस सारे पॉइंट्स को इक्वल इंटरवल पे मार्क किया जाए और इनकी रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यूज़ निकाली जाए तो इसको करके देखा जा सकता है कि एक्स की इस वैल्यू पर वाई आता है -a, एक्स की इस वैल्यू पर वाई आता है 0, फिर एक्स की इस वैल्यू पर वाई आता है +a। ये सब करके देखना पड़ेगा। और एक्स की इस वैल्यू पर फिर से वाई मिलेगा 0, एक्स की इस वैल्यू पर वाई मिलता है -a, और एक्स की इस वैल्यू पर वाई मिलता है 0, और सबको ज्वाइन करने पर उसी तरह का स्मूथ कर्व आता है। तो सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे मार्क करके उनको ज्वाइन कर दिया जाए कि स्मूथ कर्व ऐसे मिलेगा। और अगर फर्दर आप और भी सारे पॉइंट्स लेते चले जाओगे इन्फिनिटी तक, तो ये तुम्हारा कर्व इसी तरह से ऑसिलेट करता हुआ चला जाएगा। तो ये एक ऑसिलेटिंग कर्व है। +a से -a के बीच में ये जो ग्राफ है ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। इसको मैथ की लैंग्वेज में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, जो है कि फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पैटर्न को रिपीट करता है। ये साइन फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये इन्फिनिटी तक ऐसे ऑसिलेट करता चला जाएगा। बच्चों, ये प्रॉपर्टी है तुम्हारे साइन फंक्शन की। कैसे ड्रा करते हैं मैंने बेसिक आइडिया दिया। नेक्स्ट वन इज कोसाइन कर्व। Standard equation y equals a cos bx, where a and b are supposed to be positive constant। देखो a और b नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पढ़ाने के लिए कोई एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, सो मैंने इन दोनों को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है। तुम्हें पता है कि साइन कॉस किसी एंगल थीटा का होता है, तो प्रैक्टिकली जो बी एक्स है वो एक एंगल थीटा है। तो अगर मैं उसको कॉस थीटा राइट करता हूँ तो कॉस बी एक्स हो गया। तो कॉस थीटा भी ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 to +1। ये भी है कि पीरियोडिक फंक्शन होगा और ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 to +1। अगर ये -1 to +1 ऑसिलेट करेगा तो ए से मल्टीप्लाई करने पर y ऑसिलेट करेगा बिटवीन -a to +a। कुछ वैल्यूज़ निकालता हूँ। नाउ इफ x is 0, put here 0, cos 0 +1 and y equals +a। Now if x is π/2b, then bx equals π/2, put here π/2। आपको पता है cos π/2 0 होता है। देखो ये रेडियन है, डिग्रीज में इसको आप 90 डिग्री बोलते हो। cos 90 0 होता है, तो y की वैल्यू क्या मिला? 0। जब x की वैल्यू इतना लोगे तो y क्या मिलेगा? 0। एक वैल्यू और ले लो। इफ x is π/b, then bx equals पाई, यहाँ पे पाई रख दो। cos पाई रेडियन, इसको cos 180 डिग्री बोलते हो। आपको पता होगा कि cos 180 डिग्री -1 होता है। -1 इंटू ए -a हो गया। जब x की वैल्यू π/b होगा तो y की वैल्यू -a आएगा। आफ्टर दैट y ऑसिलेट्स एज शोन इन द फिगर। अब देखो मैं इसका ऑसिलेशन दिखा रहा हूँ। व्हेन x इज 0, y इक्वल्स +a, निकाल चुके हो। व्हेन x इज π/2b, y इज 0, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करो। एंड व्हेन x इज π/b, देन y इक्वल्स -a, निकाल चुके हो, है ना। तो वही जैसे आइडिया दिया हूँ कि इन तीनों पॉइंट को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करो।
एक ऐसा स्मूथ कर्व जो ऊपर वाले पोर्शन पे कॉन्वेक्स अपसाइड दिखेगा, नीचे वाले पोर्शन पे कॉनकेव अपसाइड दिखेगा। फिर तुम्हारा बेसिक क्वेरी वही होगा, कैसा क्यों होगा। इसका जवाब यही है कि अगर हम लोग ढेर सारे x की वैल्यूज़ स्मॉल इंटरवल पे बीच में ले लें और कैलकुलेटर से उनके रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज़ निकालें, सभी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे मार्क करें, तो ये इसी तरह का कर्व मिलता है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी x की ढेर सारी वैल्यूज़ ले ली जाए और रिस्पेक्टिव y की वैल्यू निकाली जाए और उनको ग्राफ पेपर पे मार्क किया जाए, तो उसको ज्वाइन करने पर इसी तरह का स्मूथ कर्व आता है। बच्चों, ये एक कंटिन्यूस कर्व है जो इस तरह से यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, ये इस ग्राफ में ये सबसे छोटा इंटरवल है। इस इंटरवल को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके और भी पॉइंट दिखा दें, जैसे कि π/2 b का ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, ये 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो ये ग्राफ जो मैं यहाँ तक ड्रा करना सिखाया हूँ, फर्दर पॉइंट लेने पर और y की वैल्यूज यहाँ पे निकाल के दिखाने पर ये ग्राफ अब ये यहाँ से ऊपर उठता है, पीक पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है। ये अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करता है और ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही ऑसिलेट करता है। तो ये सब ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है कि कोसाइन फंक्शन भी पीरियोडिक होता है और वो -a से +a के बीच में इसी तरह से ऑसिलेट करता हुआ चला जाएगा और इसके स्टार्टिंग पीक वैल्यू से होता है, +a से होता है, जबकि साइन फंक्शन के स्टार्टिंग ओरिजिन से हुई थी। ये आपको याद रखना होगा। ये पीक से डिसेंड करता है, उतरता है। साइन फंक्शन ओरिजिन से असेंड करता है, चढ़ता है, और ये उतरता है और इस तरह से ये ऑसिलेट करता है। ये है आपका कोसाइन कर्व। इसके बाद बच्चों होता है टेंजेंट कर्व। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका आप लिखोगे y = tan bx। देखो ये और भी नेगेटिव भी हो सकता है और x तो -∞ से +∞ में कुछ भी हो सकता है। ये और भी नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने उसको जानबूझकर पॉजिटिव ले लिया है समझाने के लिए। ए एंड बी को मैंने पॉजिटिव कांस्टेंट दिखा लिया है। इसको थीटा कहा जाएगा, तो tan थीटा इज tan bx। बच्चों, जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन -∞ टू +∞। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन -∞ टू +∞। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी जाए और ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो y विल ऑसिलेट बिटवीन -∞ टू +∞। कुछ पॉइंट निकालता हूँ, x को 0 लेता हूँ, यहाँ 0 लिखता हूँ, तो tan 0 हो गया। आपको मालूम होगा tan 0 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 आती है। तो जब x 0 लेते हो तो y 0 आता है। मतलब क्या, ये तुम्हारा जो ग्राफ होगा ओरिजिन से पास करेगा। फिर जब x की वैल्यू π/2b लेते हो, एग्जैक्टली π/2b पर y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अभी बता रहा हूँ क्यों। इसलिए यहाँ पे सिंबल दिया है टेंस टू। इफ x टेंस टू π/2b फ्रॉम लेफ्ट, टेंस का मतलब इसके करीब हूँ मगर थोड़ा पहले हूँ, एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ और x की वैल्यू इससे थोड़ा कम है, तो जब b से मल्टीप्लाई करूँगा तो bx टेंस टू π/2 आएगा। bx टेंस टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो जब bx की वैल्यू π/2 रख दी जाएगी, देखो टेंस टू π/2 का मतलब ये 90 डिग्री है,
ऑब्टेन का मतलब एग्जैक्टली 90 नहीं लेना है, उससे थोड़ा कम लेना है। जैसे 89.99 BX को लेना है 89.99 डिग्रीज, एग्जैक्टली 90 नहीं लेना है बच्चों, 89.99 डिग्रीज लेना है। तो तुम इमेजिन करो, भले से मैं π/2 लिखा हो यहाँ पे, लेकिन इमेजिन करो कि 89.99 डिग्रीज है ये। जब कैलकुलेटर में फीड करोगे tan 89.99 डिग्रीज, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन में आएगा और वेरी लार्ज नंबर आएगा, वेरी लार्ज नंबर आएगा, उसको शॉर्ट में इन्फिनिटी लिखा हुआ है, प्लस इन्फिनिटी। इसको कैलकुलेटर में करके देख सकते हो कि प्लस साइन के साथ ये वेरी लार्ज नंबर आएगा, तो उसको मैथमेटिकल नोटेशंस में मैंने लिख दिया प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों आपने क्या देखा, जब dx की वैल्यू π/2 होगी तो y की वैल्यू आएगी प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करो, नाउ x टेंस टू π/2 भी फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से, अभी मैं ग्राफ में इसको दिखा दूंगा, राइट साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करो, फिर b से मल्टीप्लाई करो, तो bx की वैल्यू आएगी bx टेंस टू π/2 फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड से मैं π/2 के करीब आ रहा हूँ, इसको 90 डिग्री मानो। राइट साइड से करीब आने का मतलब एक्चुअल वैल्यू bx की 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा। जब bx की वैल्यू यहाँ पे π/2 लिखोगे तो एक्चुअल में मैं π/2 ले नहीं रहा हूँ, 90 से थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। इमेजिन करो कि मैं इसको 90.001 ले रहा हूँ, 90.001 डिग्री ले रहा हूँ। कैलकुलेटर में जब tan लोगे 90.001 डिग्री का, ध्यान देना, तो y की जो वैल्यू आती है वो माइनस साइन में आती है और एक लार्ज नंबर आता है, मगर साइन उसका नेगेटिव आता है। यह है 90.001, तो माइनस साइन में एक लार्ज नंबर आएगा, उसको मैथ में लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब bx को 90 से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो y की वैल्यू आता है माइनस इन्फिनिटी, और जब bx को 90 से थोड़ा कम लेते हैं, 90 से थोड़ा कम लेते हैं, तो y की वैल्यू आता है प्लस इन्फिनिटी। अभी मैं ग्राफ में दिखाऊंगा आपको, अब इसको आप नोटिस किए रहो। अब x की वैल्यू एग्जैक्टली π/b ले लो, तो bx की वैल्यू पाई हो गया, यहाँ पे bx की वैल्यू पुट कर डालो। बच्चों tan पाई आई मीन tan 180 डिग्री, ये एग्जैक्टली जीरो होता है, tan 180 डिग्री एग्जैक्टली जीरो होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। उसके बाद ये ग्राफ ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। कैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि जब x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो y जीरो आता है, यहीं से शुरू किया था, तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। फिर x की वैल्यू है π/2 भी, देखिए जब x की वैल्यू π/2 भी है तो यहाँ पे bx की वैल्यू यहाँ पे π/2 होगा, bx को थीटा कहते हैं, तो थीटा π/2 होगा, हमें 90 डिग्री होगा। तो जब बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से इसकी तरफ अप्रोच करूँगा, थोड़ा कम लूँगा, मैंने बोला ना bx की वैल्यू 89.99 ले लो, थोड़ा पहले 89.99 bx की वैल्यू ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आती है, प्लस इन्फिनिटी आती है, यानी कि ये ग्राफ प्लस इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो जब देखो ये जो bx लिया जाए तो इसका करस्पॉन्डिंग bx की वैल्यू 90 डिग्री आएगा। थोड़ा पहले लेने पर y आता है प्लस इन्फिनिटी, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी पर। अगर हम लोग x की और भी वैल्यूज़ इन दोनों के बीच में कंसिडर करें और कैलकुलेटर से y की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ निकालें और ग्राफ पेपर पे उनको मार्क करें,
एक कर्व ऐसे इंक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड दिखाई देगा। तो ये सब ग्राफ पेपर पे पहले से किया हुआ है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताई जा रही है। उसके बाद क्या होगा, इसका बी एक्स तो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया। अगर इस 90 डिग्री पे राइट साइड से अप्रोच करो, फ्रॉम राइट साइड, ये बाईं तरफ चलते चले आओ चले आओ चले आओ, और 90 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रुको, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 90.001, 90.001 करते हो तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आती है। देखो नीचे जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, y की वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी ऐसे आ जाएगा। फिर जैसे जैसे 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री यहाँ तक आते हो, जैसे जैसे आप अलग अलग थीटा की वैल्यूज़ लेते हो तो y की वैल्यू फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इसी तरह से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब आप एग्जैक्टली यहाँ पे आते हो तो ये 2 पाई बाई 2 भी है, 2 कट करा दोगे तो ये पाई बाई बी हो गया, तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई हो गया, तो बी एक्स की वैल्यू पाई होने का मतलब थीटा की वैल्यू 180 हो गया। तो जब थीटा 180 होता है तो tan 180 जीरो होता है, तो यहाँ वाई क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो मैंने ऊपर करके दिखाया है कि जब बी एक्स पाई होता है तो वाई जीरो होता है, तो ये तो पॉइंट यहीं पे मिलेगा और ये इस तरह से एक इंक्रीजिंग कर्व आएगा। 180 डिग्री से 270 की तरफ जब आगे बढ़ोगे बच्चों, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये कर्व फिर ऐसे ऊपर उठता है, ये फिर से जाता है प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद से ये अपने पैटर्न को रिपीट करना शुरू कर देता है। अगर हम नेगेटिव साइड में भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें इस ग्राफ को ड्रा करने में, मैनुअली भी कर सकते हो बट मैनुअली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये ग्राफ ऐसे जो यहाँ से ओरिजिन से ऊपर गया था, नेगेटिव साइड में जाने पर ये ऐसे नीचे जाता है, नीचे जाता है माइनस इन्फिनिटी पे, और देखने में ये कॉन्वेक्स दिखता है। उसके बाद फिर ये जंप कर जाता है, माइनस पाई बाई 2 भी पे जंप करके फिर प्लस इन्फिनिटी होता है। फिर ये इस तरह से माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, फिर जंप करेगा, फिर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, फिर जंप करेगा। तो ये ग्राफ एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। ते भी एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन हुआ जो कि ऑसिलेट करता है बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों ये टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने 3 बेसिक ग्राफ आपको समझा दिए और इसका हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और जब इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पे इसको फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। बच्चों इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्व ट्रेसिंग टेक्निक्स। ये एनालिटिकल मेथड होगा, इसमें कैलकुलस इस्तेमाल होगा। जनरल वेरिएशन ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, मैं आपको इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन है और ये कोई कर्व है रेड कलर से दिखाया हुआ है, इसका जनरल फॉर्म है y इक्वल्स एफ एक्स। डिटेल में पढ़ते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। तो ये कोई आर्बिट्रेरी कर्व है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करें, बहुत प्यार से समझना, फिर से बता रहा हूँ, अगर हम लोग ओरिजिन से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करें और y कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो जाए, कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो जाए, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। जैसे जैसे आप राइटवर्ड जाते हो आप देख सकते हो कि इसका y कोऑर्डिनेट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको थोड़ा हिंदी में ठीक से समझाएं तो राइटवर्ड जाने पर अगर एक कर्व चढ़ता हुआ दिखाई दे, चढ़ता हुआ मतलब असेंडिंग कर्व दिखाई दे, जैसे कोई पहाड़ पे आप चढ़ते जा रहे हो, असेंडिंग कर्व दिखाई दे, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जिसके हम लोग प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगी। इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट यहाँ लिया, एक टेंजेंट बना लो,
ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा बनाता है वो देखने में 90 से छोटा है, थीटा वन लेस देन 90। और कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे टेंजेंट बना लो, पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन दिखा लो, एंटी क्लॉकवाइज थीटा दिखा लो। एंटी क्लॉकवाइज थीटा देखो बच्चों ये भी 90 से छोटा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी टेंजेंट बनाओगे ये जो बनने वाला थीटा होगा डेफिनेटली वो एक्यूट एंगल होगा, वो 90 से छोटा होगा। इससे प्रॉपर्टी क्या बनती है बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया कि किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कैलकुलस में लिखते हो डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या आएगा tan थीटा वन, कैलकुलस सिंबल ऐसा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा होगा, और यहाँ पे स्लोप क्या आएगा tan थीटा टू आएगा। तो जब इस ग्राफ में थीटा वन थीटा टू दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा वन लेस देन 90, थीटा टू लेस देन 90। ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी पॉजिटिव आएगा। प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी आपने क्या बनाई कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो y को जब x में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या आएगा ग्रेटर दैन 0। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी बन गई, इसको लर्न किए रहो, अभी मैं थोड़ी देर बाद भी इस्तेमाल करूँगा। आई मीन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x must be greater than 0। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन, आप डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पहचानोगे, अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करें और y कोऑर्डिनेट लगातार घटता जाए, देखो ये y कोऑर्डिनेट घटता जा रहा है, देखो राइटवर्ड जा रहा हूँ y कोऑर्डिनेट इसका घटता जा रहा है, देखो घट रहा है, लगातार घटना चाहिए। आई मीन एक कर्व अगर उतरता हुआ दिखाई दे, आई मीन डिसेंडिंग कर्व उतरता हुआ एक कर्व दिखाई दे, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ये जो टेस्ट करोगे ये राइटवर्ड मूव करके ही टेस्ट करोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही टेस्ट करोगे। पॉजिटिव एक्स में मूव करो और देखो अगर ये कर्व नीचे उतर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टी डेवलप करो, कोई पॉइंट ले लो, टेंजेंट बना दो, पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन दिखा दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा दिखाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो वहाँ ग्रेडियंट डिफाइन करने के लिए तुम्हारे मैथ टीचर पढ़ाते हैं पॉजिटिव एक्स से किसी भी लाइन का एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला एंगल लिया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल थीटा वन है ऑब्वियसली ये मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है। आई मीन ये ऑब्टूस एंगल हुआ, जब ये ऑब्टूस हुआ तो 21 क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन का साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। एक पॉइंट यहाँ ले लो, टेंजेंट बना लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिखा लो और एंटी क्लॉकवाइज थीटा दिखा दो। बच्चों अगर तुम इसको थीटा टू लिखते हो तो भी मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है। आई मीन ऑब्टूस है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका tan की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक टेंजेंट यहाँ बना लो, एक टेंजेंट यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो। आप कहीं भी टेंजेंट इस कर्व पे बनाओगे, सारे टेंजेंट ये जो थीटा बनाएंगे डेफिनेटली वो ऑब्टूस एंगल होगा और tan थीटा का साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। प्यारे बच्चों इस फंक्शन में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा एट एनी पॉइंट
कैलकुलस में लिख दो डिवाइड बाई डी एक्स। आई मीन टेन थीटा वन और टेन थीटा टू, इसका साइन होगा लेस देन जीरो बिकॉज थीटा वन इज मोर देन 90, थीटा टू इज ऑल्सो मोर देन 90। तो आपने डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी बनाई? इफ y इक्वल्स एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, then first derivative of y with respect to x, I mean divided by dx, must be less than 0. I mean divided by dx should be definitely negative. जब ये नेगेटिव होगा तो वो फंक्शन माना जाएगा डिक्रीजिंग माना जाएगा। बच्चों एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होता है ये देखो, मैथ में या फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे ग्राफ होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनका ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। देखो ये कुछ दूर तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हुआ करते हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ करते हैं। ये x की लोअर लिमिट है a और x की अपर लिमिट है b। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि ये जो फंक्शन है उसका डोमेन है क्लोज इंटरवल a कॉमा b। इसी इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि इस इंटरवल के बाहर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आई मीन इसका ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ना तो इधर और ना ही इधर। ऐसा मान के चलो ऐसे तमाम फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन फानाइट होता है, उसी फानाइट डोमेन में वो फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो ये थ्योरी पढ़ाते वक्त जनरल इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं और ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो इसमें अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट होंगे, दिखा रहा हूँ। इस कर्व में कुछ तुमको पीक्स दिखाई देंगे, जैसे ये पीक है, ये भी पीक है, ये भी पीक है, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन को रफ लैंग्वेज में गड्ढा बोलते हैं, ये भी डिप्रेशन है, गड्ढा है। तो जो पीक्स होते हैं उनको हम लोग मैथ में लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। ये भी हो गया लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ये भी हो गया लोकल मैक्सिमम पॉइंट। जो गड्ढे होते हैं उसको लोकल मिनिमम पॉइंट कहते हैं, ये भी हो गया लोकल मिनिमम पॉइंट। तो लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम पॉइंट पर एक कॉमन प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिखेगा। यहाँ भी बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, यहाँ भी बनाओगे हॉरिजॉन्टल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। मतलब सारे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट पर जो टेंजेंट हुआ करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो फिर इनका थीटा क्या होगा? 0 होगा, tan 0 0 होगा। इन सारे टेंजेंट का स्लोप यार ग्रेडियंट क्या होगा? डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स tan थीटा, and tan थीटा इज tan 0 and tan 0 0। इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर टेंजेंट का स्लोप आई मीन डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा? 0 आता है। इनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, दीज आर ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। इस क्रिटिकल पॉइंट का करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट मैंने क्या दिखा दिया? x1। इसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट x2, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट x3, इसका x4, इसका x5। So these are corresponding x coordinates of critical points, and for every these critical points the slope of the tangent divided by dx is 0। अब आगे की प्रॉपर्टी कुछ समझो। डिफरेंशियल कैलकुलस में
एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई जाती है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो तुमको सिखा दूँगा, यहाँ रट रट लो कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट और लोकल मिनिमा पॉइंट पर डिवाई बाय डी एक्स की वैल्यू आती है 0 आती है। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसे पता चलेगा, वहाँ ग्राफ नहीं दिया रहेगा, खाली फंक्शन दिया रहेगा। ये ग्राफ तो वो समझाने के लिए बनाया हूँ। कैसे पता चलेगा कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करते हैं। इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं d2y बाई डी एक्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं और x की ये वैल्यू उसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो कहा जाता है कि उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम होगा। और फिर सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, इसको पुट करने पर अगर पॉजिटिव आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट पर तुम्हारा फंक्शन लोकल मिनिमम होगा। फिर x3 रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो फिर लोकल मैक्सिमम होगा। फिर x4 रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, फिर लोकल मिनिमम होगा। तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा। तो एक बार फिर से उसको लर्न कर लो कि अगर इसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया जाए और इसमें से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी जाए तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने पर लोकल मैक्सिमम होगा और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पर लोकल मिनिमम होगा। तो उसको पहचानने का यही तरीका है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको यूज करना सिखा देंगे। इसके बाद बच्चों इसमें होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर। कोई भी कर्व, कोई कॉन्वेक्स दिखता है कोई कॉन्केव दिखता है तो उसका कोई कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए। तो मैंने ए पार्ट लिया है कॉन्केव अपसाइड, एक ऐसा कर्व जो ऊपर से देखने पे कॉन्केव है। जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक ऐसा कर्व है, रेड कलर से दिखाया हूँ, ये उसका इक्वेशन है। एक ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़े हो जाए और ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये कॉन्केव अपसाइड कहलाएगा। तो कोई भी ग्राफ अगर कॉन्केव अपसाइड है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डेवलप करने जा रहा हूँ। एक टैंजेंट यहाँ पे बना लो और पॉजिटिव एक्स से थीटा दिखा लो, थीटा 1। एक टैंजेंट यहाँ बना लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा दिखा लो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। थीटा 2 हो गया। एक टैंजेंट यहाँ बना लो, पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज थीटा दिखा लो, ये थीटा 3 हो गया। जैसे जैसे हम लोग राइटवर्ड जा रहे हैं, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। मतलब when we move rightwards along positive x direction, theta 1 less than theta 2 and theta 2 less than theta 3। तो अभी टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ पढ़ाया हूँ कि 0 से 90 के बीच में जब थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है। अभी आप ग्राफ पढ़े हो, वहाँ से लर्न करो। इसको मैं कैसे रिलेट करूँगा, देखो सिखा रहा हूँ। As x increases and theta also increases, then tan theta, that is also called dy by dx, I mean slope of the curve, will definitely increase in the domain minus pi by 2 to plus pi by 2। tan का जो ग्राफ दिखाया हूँ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में, वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, यानी कि tan थीटा इंक्रीज करेगा, dy बाई डी एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 वाले डोमेन में tan थीटा या dy बाई डी एक्स इंक्रीज करेगा। इट मीन्स वॉट, कि dy बाई डी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो बच्चों, y को एक फंक्शन कहते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम लोग
तो x में एक नया फंक्शन मिलेगा, ये भी एक नए तरह का फंक्शन ही कहलाता है। तो ये भी एक फंक्शन हुआ और इस डोमेन में इसकी वैल्यू लगातार क्या होगी, इंक्रीज होएगी, तो इसको कहा जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। एज इन द फॉलोइंग फिगर, θ3 ग्रेटर दैन θ2, θ2 ग्रेटर दैन θ1। फिर से देख लो, θ3 ग्रेटर दैन θ2 एंड θ2 ग्रेटर दैन θ1। देख लो, देखो, तो जब थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है। इन तीनों में अगर tan लगा दिया जाए तो tan θ3 ग्रेटर दैन tan θ2 एंड tan θ2 ग्रेटर दैन tan θ1। इससे पता चल गया कि जैसे जैसे हम लोग राइटवर्ड जाएंगे थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, mn/dx भी बढ़ेगा। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि अगर कोई ग्राफ कॉन्केव अपसाइड है तो dy/dx क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर दैन जीरो। अभी आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, देखो आप जो पढ़े हो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, बहुत ठीक से रिलेट करना, हड़बड़ी में मत आना, मैं रिपीट करके तुमको दिखा रहा हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है। ये था इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें इंक्रीज क्या हो रहा था, y। जब y इंक्रीज हो रहा था तो dy/dx का साइन क्या मिला था, पॉजिटिव। जब y इंक्रीज होता है तो dy/dx का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस इसको याद रखो, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो क्या हो रहा है। ये जो कॉन्केव अपसाइड ग्राफ बनाया हूँ, अभी अभी बताया हूँ कि यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रहा है, dy/dx, y की जगह पे dy/dx इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो dy/dx था, y की जगह पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y हटा के ब्रैकेट में लिखोगे dy/dx, बगल में लगा दोगे ddx और लिखोगे इट शुड बी ग्रेटर दैन जीरो। और इसको कैलकुलस में सेकेंड डेरिवेटिव कहा जाता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं d2y/dx2 शुड बी ग्रेटर दैन जीरो। तो आपने प्रॉपर्टी क्या बनाई, अगर कोई ग्राफ कॉन्केव अपसाइड दिखेगा तो y का जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर दैन जीरो होगा। देखो यहाँ पे मैंने समरी लिखा है, बिकॉज इफ y इंक्रीजेस देन ddx ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो, ऊपर दिखाया था ना। सिमिलरली if dy/dx increases then ddx of dy/dx must be greater than जीरो। बच्चा ये समझाने का तरीका है, जब y इंक्रीज होता है तो ddx ऑफ y ग्रेटर दैन जीरो होगा, और अगर dy/dx इंक्रीज होगा तो ddx ऑफ dy/dx शुड बी ग्रेटर दैन जीरो। यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे समझाई है, और ब्रीफ में इसको सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन y का सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो उस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉन्केव अपसाइड। ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, इस प्रॉपर्टी को डिराइव किया है। सिमिलरली बी पार्ट, कॉन्वेक्स अपसाइड, आई मीन ये ग्राफ ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स दिखाई देगा। पहले ग्राफ देख लो, ये ग्राफ है सोन बाय रेड कलर। इक्वेशन है y इक्वल्स एफ एक्स। एक ऑब्जर्वर बना के यहाँ खड़े हो जाओ, नीचे की तरफ देखो, तो नीचे की तरफ देखोगे तो ये कॉन्वेक्स अपसाइड दिखाई देगा, ऐसे ये उभरा हुआ ऊपर की तरफ, इसी को कहते हैं कॉन्वेक्स अपसाइड। इसकी प्रॉपर्टी डेवलप करो, एक टेंजेंट यहाँ बना लो, एक टेंजेंट यहाँ बना लो, फिर एक टेंजेंट यहाँ बना लो, पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज थीटा दिखा लो।
यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। इन तीनों को बहुत ध्यान से देखो। जैसे जैसे आप राइटवर्ड जाते हो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। देखो ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। तो राइटवर्ड जाने पर थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वो इस कॉन्वेक्स कर्व की प्रॉपर्टी बन रही है। जिसको हम लोग रिलेट कैसे करेंगे? एज एक्स इंक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस। जब थीटा डिक्रीज होएगा तो tan थीटा भी डिक्रीज होगा 0 से 90 में। जब tan थीटा डिक्रीज होगा तो उसी को स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। dy/dx will definitely decrease in the domain -π/2 +π/2। tan वाला जो ग्राफ था -90 से +90 के बीच में राइटवर्ड जाने पे इंक्रीज हो रहा था और लेफ्टवर्ड जाने पर डिक्रीज हो रहा था। तो जब थीटा डिक्रीज होएगा इस डोमेन में tan थीटा डिक्रीज होगा, मतलब dy/dx डिक्रीज होगा। It means dy/dx is decreasing function. So as in the following figure, θ3 less than θ2 and θ2 less than θ1 implies what? Tan θ3 is less than tan θ2 is less than tan θ1। इसे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे राइटवर्ड हम लोग जा रहे हैं जो थीटा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और tan थीटा भी क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। जब tan थीटा डिक्रीज होएगा तो dy/dx भी डिक्रीज होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे हम लोग डेवलप करे थे? इफ y डिक्रीजेस, ऊपर दिखा चुका हूँ, देन ddx ऑफ y मस्ट बी लेस देन 0। डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़े हैं। इफ y डिक्रीजेस देन ddx ऑफ y शुड बी लेस देन 0। तो अगर y की जगह पे dy/dx लिख दिया जाए और ये अगर डिक्रीज करे तो यहाँ भी y की जगह पे dy/dx लिखोगे और ये क्या मिलना चाहिए? लेस देन 0। मैंने प्रूफ किया है कि इस वाले केस में dy/dx एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो फिर dy/dx का जो ddx होगा वो लेस देन क्या होना चाहिए? 0। और इसको ब्रीफ में कैसे लिखते हो? d2y/dx2 लिखते हो, so it should be less than 0। तब इसको हम लोग ग्राफ बनाते वक्त इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर y का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स अप साइड दिखेगा, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स दिखेगा अगर ये नेगेटिव आता है तो ऐसा दिखेगा। अगर y का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स दिखेगा। बच्चों इसका सी पार्ट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है ग्राफ में समझो। बच्चों कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनका जो कंटिन्यूअस तो होते हैं, उनका कुछ पोर्शन कॉन्वेक्स दिखता है और बचा हुआ पोर्शन कॉनकेव दिखता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीचों बीच जो सेपरेशन पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो ये एक ऐसा पार्टीशन पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड में ग्राफ कॉन्वेक्स है और राइट साइड में ग्राफ कॉनकेव है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस ग्राफ का इक्वेशन है y = f(x). अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई ग्राफ कॉन्वेक्स अपसाइड दिखता है तो y का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव।
और अगर कोई ग्राफ कॉनकेव अपसाइड दिखता है तो y का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो बच्चों ये भी एक फंक्शन ही होता है, सेकेंड डेरिवेटिव भी फंक्शन होता है, थर्ड डेरिवेटिव भी फंक्शन होता है, प्रोवाइडेड वो एग्जिस्ट करे तो। ये सब फंक्शन ही कहलाते हैं, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस फंक्शन जब नेगेटिव से पॉजिटिव होएगा तो उसको जीरो से गुजरना पड़ेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन जंप नहीं करेगा ना, अगर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो जीरो से गुजरेगा। तो एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है कि जब हमारा फंक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करेगा तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी ही चाहिए। ये प्रॉपर्टी बन गई कि एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y must be exactly equal to 0 provided the second derivative is a continuous function and defined and exists in your question, it should be equal to 0। तो ये बन गया बच्चों प्रॉपर्टी। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन कर्व का समरी सिखाने जा रहा हूँ। इसका फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है, जैसे सब कुछ आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा। ये जो पहला ग्राफ है, ये जो फर्स्ट ग्राफ है, इसमें इंक्रीजिंग दिखता है, असेंडिंग कर्व हिंदी में चढ़ता हुआ, और कॉनकेव अपसाइड दिखता है। हम लोग दो प्रॉपर्टी यहाँ सीखे हैं तो उसकी समरी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी था डिवाइड बाय डी एक्स शुड बी पॉजिटिव। कॉनकेव अपसाइड का प्रॉपर्टी था सेकेंड डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स टू मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब फिजिक्स में एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिससे मुझे ग्राफ बनाने को कहता है, और मान लिया कि y एज ए फंक्शन ऑफ x इसी तरह से इक्वेशन आता है, तो मैं पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर दो बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, और x के डोमेन में उसका साइन टेस्ट करूँगा। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे को पॉजिटिव मिला, सेकेंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव मिला, तो मेरा ग्राफ इस तरह से दिखेगा। यही बेटा एनालिटिकल मेथड होता है जो हम लोग क्लास 7th में पढ़ते हैं, ये उससे बेहतर है। इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल कैलकुलस आनी चाहिए, और कैलकुलस मेथड से साइन टेस्ट कर लूँगा तो कैसा दिखेगा मुझे पता चल जाएगा। और एक्स वाई की टेबल बना के ग्राफ पेपर पे पॉइंट रख रख के मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही टेक्निक आपको हर क्लासेस के लिए सीखना पड़ेगा, तो आपको ग्राफ से डर नहीं लगेगा। माना कि ये ग्राफ ऐसा दिखता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यह असेंडिंग कर्व है, चढ़ता हुआ मतलब इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, फिर ऊपर से देखने पे कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स अपसाइड की प्रॉपर्टी है सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, अभी अभी पढ़ाया हूँ। तो ग्राफ बनाने से पहले फिजिक्स में एक इक्वेशन हो तो उसका दो डेरिवेटिव बारी बारी से निकालोगे, और एक्स के डोमेन में साइन टेस्ट करोगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। तीसरा ग्राफ देखो, ये डिसेंडिंग कर्व है, उतरता हुआ, इसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन ऊपर से देखोगे तो ये कॉनकेव दिखाई देगा, कॉनकेव अपसाइड। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़े हो, डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़े हो, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। कॉनकेव अपसाइड की प्रॉपर्टी पढ़े हो, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन फिजिक्स में दिया रहेगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, और अगर ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ग्राफ इस तरह से बना लोगे, या चार ऑप्शन दिया होगा तो इस तरह से जो दिखेगा उसको टिक मारोगे। एक ग्राफ ऐसा हो गया,
हेवी डिसेंडिंग है, उतरता हुआ, उतरता हुआ मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ऊपर से देखने पे कॉनकेव दिखाई देगा, इधर से देखो, सॉरी कॉन्वेक्स दिखाई देगा। ऊपर से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखाई देगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है और कॉन्वेक्स दिखाई देने की ये प्रॉपर्टी पड़े हो। तो जब कोई इक्वेशन फिजिक्स में होगा तो दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, तुम्हारा ग्राफ डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स सबसाइड ऐसा दिखेगा। बस बच्चों इतना ही तो करना है, आपको खाली दो बार डिफ्रेंशिएट ही करना है और साइन जैसा दिखेगा वैसा ये ग्राफ दिखेगा। बस इतनी सी कर्व ट्रेसिंग टेक्निक सीख लेगा कोई तो इसको फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट तो आज आपको कंप्लीट करा दिया, थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने आज आपका कंप्लीट करा दिया। अब इस थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करना सीखेंगे और मिसलेनियस कंपटीशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका ग्राफ बना बना कर हम लोग डिस्कस करेंगे और वो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मे बी थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो कुछ बच्चे थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, उनको मज़ा नहीं आता। लेकिन इसको सीखे बिना इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम कर भी नहीं सकते। तो अगले एपिसोड में मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा और मेरे सिंबल चेंज हो जाएंगे। मैथ में तो एक्स और वाई यूज होता है, फिजिक्स में सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे टाइम टी हो जाएगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग सिंबल चेंज हो जाएंगे। सिंबल ही बदलेंगे बट बेसिक थ्योरी नहीं बदलेगी। और हम लोग ये सारे थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके नेक्स्ट एपिसोड में इस पे ढेरों न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और आप उसे ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। सो आई होप नेक्स्ट एपिसोड को आप एंजॉय करोगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।